एवरीवन। अच्छा जी, ये है कि प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इसके डिसऑर्डर के रिलेटेड, गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के बारे में, और स्टमक डिसऑर्डर सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करें जी सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है उसके। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स, उसकी टाइप्स, सेपरेटली एक एक चीज़ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें जी कि इसमें सेवरल वैरायटीज़ हैं। सबसे पहले वैकोटॉमी हो सकती है, एंट्रैक्टमी प्लस वैकोटॉमी, ये दोनों हो सकती हैं। वैकोटॉमी के अंदर सेवरल वैरायटीज़ देखी जाएंगी, और एंट्रैक्टमी प्लस वैकोटॉमी, और ये ज़्यादातर प्रोसीजर जो किए जाते हैं ये लेप्रोस्कोपिकली किए जाते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये आपको यहाँ पे इमेज नज़र आ रहा है। इमेज के अंदर देखें जी क्या नज़र आ रहा है आपको। जो नीचे 3 इमेजेस नज़र आ रहे हैं स्टमक में, वो टाइप्स हैं वैकोटॉमी की, और जो ऊपर नज़र आ रहे हैं वो है एंट्रैक्टमी प्लस वैकोटॉमी। कि कुछ के अंदर एंट्रैक्टमी प्लस वैकोटॉमी हो रही है, या टोटल एंट्रैक्टमी हो गई है, पेशेंट को टोटली रिमूव कर दिया गया है, सॉरी स्टमक को टोटली रिमूव कर दिया गया है। तो उसमें ये होता है कि ये डिपेंड करता है पेशेंट और उसके डिसऑर्डर सिचुएशन पे। ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, और डिपेंड करता है डिसऑर्डर सिचुएशन पे। ये कुछ एग्जांपल है जी, उसकी इमेज के ज़रिए आपको बताया गया है। उसमें आगे चलते हैं जी। सबसे पहले आप देख रहे हैं वैकोटॉमी। वैकोटॉमी के अंदर क्या देखेंगे जी, पहले सबसे देखेंगे ट्रंकल वैकोटॉमी। ट्रंकल वैकोटॉमी कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 सेंटीमीटर सेगमेंट्स। ट्रंकल वैकोटॉमी के अंदर क्या होता है, क्या बेसिकली होता है ये है कि इसके अंदर जो पार्ट होता है ना स्टमक के पार्ट को आपको एनिमेशन में प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था कि उसको जो फूड आता है पास करता है ऑसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर, तो उसकी नर्व होती है, एक नर्व जो करती है ऊपर लेफ्ट साइड पे, एक पोस्टीरियर एंटीरियर नज़र आएगी, जो नर्व मैसेज कन्वे करेगी स्टमक को जो गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन के लिए। तो उस नर्व को हम बेसिकली डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ताकि उस डिस्कनेक्शन की वजह से, कनेक्शन को ब्रेक करने की वजह से कम गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो। इसके बाद ये होता है कि कुछ फूड जो बड़ा डिलेली एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, तो उसमें क्या करेंगे, फिर हम पायलोप्लास्टी करेंगे। पायलोप्लास्टी करेंगे और उसका जो डायमीटर होगा ना, जो जॉइंट है बेसिकली स्टमक का और उसका पाइलोरस का, उस पॉइंट को हम बेसिकली इंक्रीज़ कर देंगे, उसका डायमीटर इंक्रीज़ करेंगे कि फूड इजीली पास करता जाए साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसके बाद ये कर सकती हैं या गैस्ट्रोजुजिनमस्टॉमी। गैस्ट्रोजुजिनमस्टॉमी के अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली या तो जुजिनम को अटैच करते हैं स्टमक के साथ, या जुजिनम को अटैच कर देंगे स्टमक के साथ, तो उसका ये कि पाथवे भी खुल जाएगा और इजीली फूड पास करता रहेगा। लेकिन ये है कि पायरोप्लास्टी क्या है, ज़्यादा इजी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ये तीनों चीज़ें स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेन की हैं। इसकी अगर आपको नज़र आए तो पिछली इमेज में मैं आपको लेके चलता हूँ। ये सबसे पहले एंट्रैक्टमी प्लस ये जो है स्टमक का हाफ पार्ट मूव किया, लेकिन ये कि जो दूसरी इमेज नज़र आ रही है टॉप पे आपको सेंटर के अंदर, ये देखें आपको जूजिनम अटैच कर दिया डायरेक्टली स्टमक के साथ, लेकिन एक स्टमक का कुछ पार्ट भी रिमूव किया है साथ। तो ये जो जूजिनम अटैच किया डायरेक्टली स्टमक के साथ सेंटर में, ऊपर वाली इमेजेस में ऊपर वाली 3 इमेजेस में सेंटर में जो नज़र आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जूजिनम देखें अटैच किया स्टमक के साथ। तो गैस्ट्रोजुजिनमस्टॉमी के अंदर यही होता है। और पायरोप्लास्टी के अंदर क्या होता है, पायरोप्लास्टी के अंदर आपको नज़र आ रहा हो कि नीचे वाली इमेजेस की तरफ ध्यान करें। नीचे वाली इमेजेस में लेफ्ट कॉर्नर पे जो इमेज है उसमें आपको देखें तो स्विचेस नज़र आ रहे हैं, जो जॉइंट है स्टमक का और स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये स्विचेस बेसिकली इसका डायमीटर इंक्रीज़ किया है, इसके साइज़ को इंक्रीज़ किया ताकि फूड इजीली पास कर जाए। अब चलते हैं जी आगे। ये देखें, ये इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है, ये जो मैंने आपको दिखाई है ना पीछे इमेजेस, उसमें नीचे जो 3 इमेजेस उसमें लेफ्ट कॉर्नर में ये वो उस इमेज को दिखा रहे हैं जूम करके। तो इसमें ये क्या है कि इसने पायरोप्लास्टिक कर रहे हैं, इसका डायमीटर को इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि फूड इजीली पास कर जाए। आगे चलते हैं जी एंट्रैक्टमी प्लस एंड वैकोटॉमी। तो एंट्रैक्टमी वैकोटॉमी पीछे मैं दिखा चुका हूँ। इसमें क्या होता है कि 50% जो स्टमक का पार्ट है वो रिमूव कर देते हैं, और 50% रिमूव कर देते हैं इस तरह के जहाँ पे गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है प्रोडक्शन, उस पॉइंट को हम रिमूव करते हैं। उसके बाद वैकोटॉमी एंट्रैक्टमी होती है, एसोसिएट करती है लो इंसिडेंस मार्जिन अल्सर के साथ, और जनरली गुड ओवरऑल आउटकम इससे निकलता है, लेकिन ये रिस्क कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं इसके अंदर।
तो ये जब भी करते हैं वैगोटॉमी प्लस एंट्रेक्टमी, ये तो हो तो जाता है इजीली, लेकिन इसका रिजल्ट ही मिलता है। इसके साथ से याद रखिएगा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। तो सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, पीछे आपको एक इमेज नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ज़रा, ये टॉप पे राइट कॉर्नर जिसके अंदर स्टमक है ही नहीं, देखें, ठीक है। अब इसकी इस प्रोसीजर की टाइप को वो एक्सप्लेन कर रहा है। सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी के अंदर क्या होता है? ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ डिसेक्शन ऑफ 2/3 ऑफ द 3/4 ऑफ द डिस्टल पोर्शन आफ्टर सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी फॉर ड्यूडेनल अल्सर Belarus 2 reconstruction is peripheral. Subtotally gastrectomy is largely of historical interest. यानी कि टोटली रिमूव करता है, पेशेंट की हिस्ट्री के डिपेंड करते हुए या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो स्टमक ही रिमूव कर दिया उन्होंने। तो कॉम्प्लिकेशन साथ साथ देखते जाएंगे जो पेप्टिक अल्सर के रिलेटेड। कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी प्रोसीजर्स के बाद? सबसे पहले अर्ली कॉम्प्लिकेशन को देखते हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या नज़र आएगा आपको? ड्यूडेनल स्टम्प लीकेज नज़र आएगी, जो आपने जॉइंट उसको बनाया था उसका डायमीटर इंक्रीज किया था। तो गैस्ट्रिक रिटेंशन और हेमरेज हो सकता है, मे बी डेवलप इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर। तो लेट कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या नज़र आएगा आपको? रिकरेंट अल्सर, मार्जिनल अल्सर और स्टोमल अल्सर और एनास्टोमेटिक अल्सर नज़र आएगा आपको, या किसी किस्म का फिस्टुला भी नज़र आएगा, लेकिन ये लेट कॉम्प्लिकेशंस आएंगी नज़र। तो उसके साथ साथ क्या देखेंगे? उसके साथ साथ देखेंगे जी कि डायरिया हो गया पेशेंट को, पेशेंट का वेट लूज कर रहा है, ये सिम्टम्स देखेंगे 90% केसेस के अंदर। ये जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू रिसर्च और सॉलिड रिसर्च पॉइंट्स हैं। तो अब्डोमिनल पेन के अंदर देखेंगे तो क्या होगा? टिपिकली रिकंस्ट्रक्ट पेप्टिक अल्सर ऑफन प्रोसीड्स ऑन द ऑनसेट ऑफ डायरिया। तो बावल मूवमेंट देखेंगे, नंबर ऑफ 8 to 12 or more days। तो देयर आर वाटरली ऑफन कंटेन पार्टिकल्स ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो इसमें ये देखा गया सबसे बेसिक चीज़ ये है कि अब्डोमिनल डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर फूड प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज देखी गई है, रिवील्स दैट द मार्जिनल अल्सर्स इज ओनली 50% ऑफ पेशेंट एंड फिस्टुला इज ओनली 15। तो 50% पेशेंट्स के अंदर मार्जिनल अल्सर्स कॉम्प्लिकेशन देखी गई है और 15% पेशेंट के अंदर क्या देखा गया? फिस्टुला। तो बेरियम एनीमा स्टडीज़ के लिए कर सकते हैं, जिसके जरिए हम इसको फर्दर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। आगे चलते हैं जी डैम्पिंग सिंड्रोम की तरफ। डैम्पिंग सिंड्रोम क्या होता है जी? इसमें क्या होता है? इसमें होता है बेसिकली ये डैम्पिंग सिंड्रोम जो देखा जाता है ये आफ्टर प्रोसीजर्स के अंदर नॉर्मली देखा गया है। तो उसमें ये होता है कि ज़्यादातर पेशेंट्स को मेडिसिन के ज़रिए हम इसको डील करेंगे, लेकिन ये कि 1 to 2% पेशेंट्स के अंदर जो प्रॉपरली क्लिनिक के अंदर अप्रोच करेंगे और इनको कुछ चीज़ें जो आगे डिस्कस करेंगे उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें ये सिम्टम्स जो देखे जाते हैं, 2 प्रोसीजर्स नॉर्मली होते हैं जिसके अंदर उसके बाद ये डैम्पिंग सिंड्रोम देखा गया। एक कार्डिक वास्कुलर जो कार्डिक के रिलेटेड, दूसरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या देखा जाता है कि खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, या एम्पटिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। उसके बाद ये एक्सपीरियंस किया जाए कि पल्पिटेशन होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, उसको निगलने में ऐसा लगता है कुछ चीज़ अटकी हुई है, जिस पेनिया हो जाएगा। साथ साथ फ्लशिंग, नोजिया और अब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह आएंगे, ब्लीचिंग होगी, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह की चीज़ें साथ साथ देखी जाएंगी। ये दोनों चीज़ें हमें इस डैम्पिंग सिंड्रोम के अंदर नज़र आएंगी। और साथ साथ जो पेशेंट कंप्लेन करेंगे उसके अंदर ये होगा कि डिग्री ऑफ सिवियरिटी हम देखेंगे। तो कुछ केसेस जो पेशेंट्स होंगे उसके अंदर सिवियरिटी डिग्री बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये भी पेशेंट को देखा जाएगा कि अगर 30 से 40 मिनट पेशेंट को लौटा दिया जाए तो उसकी ये डिस्कम्फर्ट दूर हो जाती है। तो लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, डिपेंड करेगा पेशेंट सिचुएशन पे। उसके साथ साथ अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। उसमें क्या होता है कि हम या तो कोशिश करेंगे डाइट के ज़रिए इसकी जो जूजिनल ऑस्मोलैरिटी है उसको रिड्यूस करें। तो उसके अंदर ये देखा गया कुछ केसेस के अंदर इस तरीके से ये ठीक हो सकता है। तो उसमें ये है कि डाइट पे ज़रा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा पेशेंट को। तो उसमें लो कार्बोहाइड्रेट्स देंगे और हाई इन फैट जो होगा और प्रोटीन कंटेंट होंगे उसके अंदर, ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे बॉडी को, लेकिन उसकी जो स्टमक पे और इंटेस्टाइन वगैरह पे जिधर भी कोई प्रोसीजर हुआ है तो उस पर कम से कम बोझ पड़े उस चीज़ का। तो उसमें ये देखेंगे साथ साथ शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स।
तो उसको ये है कि लीस्ट वेल टॉलरेटेड हो। सम पेशेंट्स स्पेशली सेंसिटिव टू मिल्क, उसमें ये होता है कि कुछ फूड से कुछ पेशेंट सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली मिल्क की एग्जांपल दी है यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है, फिर इसको भी हम पेशेंट को कहेंगे कि इस तरफ भी ना जाए, इस फूड को भी रोक देंगे लेने से पेशेंट को। आगे चलते हैं जी अल्कलाइन गैस्ट्राइटिस। अल्कलाइन गैस्ट्राइटिस में क्या होगा जी कि इसमें ये होगा कि रिफ्लेक्सेस जो होंगे यूरिनल जूसेस के, बेसिकली होता है क्या है कि सर्जरी के बाद ये कुछ जो टाइप्स में हम डिस्कस करें उसमें अल्कलाइन गैस्ट्राइटिस में ये होता है कि कंप्रोमाइज़ करते हैं म्यूकोजल लोअर ऑसोफेजियस स्फिंक्टर और जो पॉइंट कनेक्ट करेगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें क्या होगा कि हमें देखा जाएगा कि म्यूकोजल वॉल में रिफ्लेक्सेस की वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रही है। तो ये बेसिक इसका सादे लफ्ज़ों में बताऊँ तो एक पॉइंट बनता है कि इन्फ्लेमेशन होगी, आपको नज़र आएगी, जो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं एंडोस्कोपी के ज़रिए। तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से पेन होगी पेशेंट को, और ये कुछ पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है, कुछ के अंदर नहीं देखा जाता। तो बात याद रखिएगा, पाइलोरिक उसका फंक्शन और लोअर ऑसोफेजियस स्फिंक्टर जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, उसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी म्यूकोसल वॉल के अंदर आफ्टर सर्जरी। तो ये अल्कलाइन गैस्ट्राइटिस के बाद चलते हैं जी अगली स्लाइड पे, एनीमा। एनीमा में क्या होगा, एनीमा में होगा कि कंडीशन पेशेंट आएगा उसको कुछ देर बाद, तो लेट के इसमें ये होगा कि प्रोसीजर हो गए, पेशेंट के प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट आता है जी कि मुझे कमज़ोरी रहती है हर वक्त और ये थका रहता है पेशेंट। तो वो क्यों होगा, फिर हम टेस्ट वगैरह करवाएंगे तो उसमें नज़र आएगा कि आयरन डेफिशिएंसी होगी पेशेंट को। आयरन डेफिशिएंसी क्यों होगी कि फूड बॉडी के अंदर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसके न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ब्लड के अंदर प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहे। तो जो उसका रेड ब्लड सेल्स हैं, तो एडिक्वेट ऑक्सीजन जो होगी ना उसकी प्रॉपरली हेल्दी जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो उसमें आयरन की डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली हमें देखा जाएगा, उसे कहेंगे हम एनीमा। तो ज़्यादातर ये लेट आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट्स के अंदर नज़र आता है हमें। उसमें ये होता है कि 5 साल जो पेशेंट के तकरीबन उसके बाद ही देखा गया। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, उसको आयरन डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए पहले तो हम डायग्नोस करेंगे, पहले डायग्नोस करने के बाद इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद उसके बाद हम लेप्रोस्कोपिकली भी देख सकते हैं कि मार्जिनल अल्सर्स या अंदर कोई ट्यूमर गया तो प्रोड्यूस नहीं हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर हम विटामिन B12 देंगे उसको डेफिशिएंसी इसको कवर करने के लिए, और डेफिशिएंसी इसकी कवर करने के लिए उसके बाद B12 के बाद इसको फिर फर्दर हम डील करेंगे फर्दर उसकी कंडीशन के मुताबिक। बस आपने ये बात याद रखनी है कि आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो 30% पेशेंट के अंदर 5 ईयर्स के बाद ये नोट किया गया है, तकरीबन 30% के अंदर। तो उसके बाद पोस्ट वैगोटॉमी डायरिया आ गया जी। पोस्ट वैगोटॉमी डायरिया के अंदर क्या होता है, 5 to 10% जो पेशेंट है, तो उसमें ये कि ट्रंकल वैगोटॉमी रिक्वायर्ड एंटी डायरियल एजेंट्स इन एट सम टाइम्स। उसमें क्या होता है कि अगर किसी किस्म का कोई प्रोसीजर हुआ है तो डायरिया होता है, एंटी डायरियल किसी किस्म की जो मेडिसिन वगैरह देंगे हम पेशेंट को, तो उसमें ये होगा कि 1% सिर्फ ट्रबल होती है, कॉम्प्लिकेशन सीरियसली हम देखी गई है पेशेंट्स के अंदर। तो उसमें एपिसोडिक डायरिया जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो वैसे तो ये देखा जाता है कि फ्यू केसेस के अंदर जो सिम्टम्स हैं वीक या मंथ्स में कभी कभी, लेकिन ये कुछ में ये होता है कि 1 to 2 वाटरली हम देखते हैं कि डायरिया के स्टूल पास किया पेशेंट को, लेकिन कुछ के अंदर ये होता है कि एक दिन के अंदर 3 से 4 या 3 से 5 स्टूल पर डे नोट किए गए हैं। तो उसमें मोस्ट केसेस के अंदर पोस्ट वैगोटॉमी डायरिया कैन बी ट्रीटेड, तो उसको सेटिस्फैक्टरली जो डील कर सकते हैं तो कॉन्स्टिपेशन एजेंट्स के ज़रिए हम यूज़ करेंगे उसके अंदर, तो कॉन्स्टिपेशन एजेंट्स के ज़रिए उसको डील कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी क्रॉनिक गैस्ट्रोपैरेसिस। क्रॉनिक गैस्ट्रोपैरेसिस क्या है, इसमें क्या होता है कि क्रॉनिक डिलेइंग उसको शुरू हो जाती है गैस्ट्रिक एम्पटिंग की। तो ये ज़्यादातर होता है सर्जरी के बाद ही, सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करें तो ये भी सर्जरी के बाद ही कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है। तो उसमें ये होगा कि साथ साथ ये होगा कि जी साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसको डील कैसे किया जाता है। इसको डील किया जाता है मेडिसिन के ज़रिए, थेरापेटिक के ज़रिए हम इसको डील करेंगे। तो उसमें ये है कि मेटाक्लोप्रामाइड देंगे इस पेशेंट को, और साथ साथ अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है गैस्ट्रेक्टमी के ज़रिए बाद, तो या टोटल गैस्ट्रेक्टमी के बाद
ये चीज़ें क्रॉनिक गैस्ट्रोपैरेसिस देखा गया है। उसके बाद ही चलते हैं जी सिंड्रोम, जो हम देखेंगे गैस्ट्रिनोमा है। तो गैस्ट्रिनोमा क्या होता है, इसमें होता है जी कि पहले हम इसके गैस्ट्रिनोमा होगा क्या, इसमें बेसिकली देखेंगे। डायग्नोसिस से पहले आपको थोड़ा सा बताता चलूँ तो गैस्ट्रिनोमा में ये एक बेसिकली ट्यूमर होता है जो ज़्यादातर पाया जाता है पैंक्रियाज में, ड्यूडेनम में, या फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसमें क्या होगा कि ये प्रोड्यूस करेगा एक्सेस लेवल ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन, इसके नाम से पता चल जाएगा आपको। तो इसमें क्या होगा, स्टिमुलेट करेंगे गैस्ट्रिन स्टमक को कि वो सिक्रिएट करे ज़्यादा से ज़्यादा एसिड और एंजाइम्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा एसिड होने की वजह से पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो पेप्टिक अल्सर डिसऑर्डर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी तरफ फिर ये ट्यूमर राइज करेगा ज़्यादा, और पैंक्रियाज के अंदर जो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो एसेंशियल डायग्नोसिस के अंदर इसको देखें तो एसेंशियल डायग्नोसिस में क्या देखा गया है, तो इसमें इसकी वजह से देखा गया कि 95% में पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो जाती है, गैस्ट्रिक हाइपरसिक्रेशन हो जाती है, या एलिवेटेड सीरम गैस्ट्रिन हो जाता है। तो नॉन बीटा आइसिलिक सेल्स ट्यूमर्स ऑफ पैंक्रियास ड्यूडेनम में देखेंगे। इसके साथ साथ एसेंशियल डायग्नोसिस में भी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जनरल कंसल्टेशन के अंदर आए तो जनरल कंसल्टेशन के अंदर देखेंगे तो जनरल कंसल्टेशन के अंदर देखें तो क्या होगा जी कि सिम्टोम जो नज़र आएगा वो क्यों हुआ, गैस्ट्रिनोमा की वजह से। तो बता चुका हूँ आपको मैं पीछे। तो नॉर्मली ये देखा जाता है पैंक्रियाज में, लेकिन ये भी साथ साथ बात याद रखें कि जो पैंक्रियाज होते हैं वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिन प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये कि मोस्ट गैस्ट्रिनोमास जो पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होते हैं उसमें क्या होगा कि सब या इसके साथ साथ देखा गया सब मिकोजल इन द ड्यूडेनम के अंदर, और या बहुत ही रेयर एंट्रम या ओवरीज के अंदर ये देखा गया। तो ये ट्यूमर होता है, इसको स्मॉल इसके जो एज 2 to 3 mm इसका साइज़ होता है। तो लेकिन ये कि ज़रा डिफ़िकल्ट होता है फाइंड करना। तो इसको लोकेट कर सकते हैं लेप्रोस्कोपिकली, लेप्रोटॉमी के ज़रिए। लेप्रोटॉमी में ये है कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको फाइंड करने में, अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये बता रहा हूँ। तो क्लिनिकल फाइंडिंग के सबसे पहले हम साइन एंड सिम्टम्स की तरफ जाएंगे। फिर तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या देखेंगे कि एसिड जो पेप्टिक अल्सर पेप्टिक डिजीज़ है पेशेंट को, तो उसकी वजह क्या है कि एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है। तो इसकी वजह से हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जी ये पॉइंट पॉजिटिव है। उसमें देखेंगे जी साथ साथ स्वेयर डायरिया या अल्सर सिम्टम्स हैं, और ऑफन जो उसके बाद ये देखेंगे H2 ब्लॉकिंग देंगे उसको जो वो पेशेंट यूज़ कर रहा है। साथ साथ ये देखेंगे कि सिम्टम्स एंड साइंस में क्या देखें जी, हम सिम्टम्स हम देखेंगे एसिड हाइपरसिक्रेशन होगी, स्वेट डायरिया होगा, ये बात कर चुके हैं। साथ साथ हेमरेज होगा। उसके बाद ये देखेंगे मार्जिनल अल्सर्स नजर आएंगे, जो सर्जरी प्रोसीजर डेट वुड क्योर द ऑर्डिनरी अल्सर डायथिसिस, साइंस एंड सिम्टम्स के अंदर। उसके बाद देखें जी लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर अगर जाएँ तो कुछ ये फाइंडिंग्स है जिसको हम अहमियत देंगे। तो उसमें ये है कि फाइंडिंग के अंदर क्या देखेंगे जी कि पीएच लेवल देखेंगे उसका। पीएच लेवल को देखें कि नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं कर रहा, क्या इंक्रीज ही करेगा ज़्यादातर आपको नजर आएगा। तो उसमें ये होगा कि जो कुछ वैल्यूज आपको स्लाइड्स के अंदर नजर आ रही हैं, तो गैस्ट्रिन वैल्यू देखेंगे जो 200 पीजी पर एमएल होती है, जो एक्सीड कर जाएगी 500 पीजी पर एमएल। और कुछ केसेस के अंदर ये देखा गया है कि 10,000 पीजी पर एमएल या इससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। तो इसकी ये 5000 तक वैल्यू देखी गई है। तो उसमें साथ साथ ये देखेंगे कि मार्क बेसल एसिड हाइपोसिक्रेशन देखी गई है जो ज़्यादा होगी 15 MQ H पॉजिटिव से। तो मोस्ट जो सिंड्रोम है ये हु हैज़ अ इंटरेक्ट स्टमक, तो सीरम लेवल ऑफ न्यूरॉन स्पेसिफिक लॉस, HCG एंड क्रोमाक्रोटिन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाएंगी। अच्छा जी, लेबोरेटरी फाइंडिंग के बाद हम चलते हैं जी इमेजिंग स्टडीज़ के अंदर कौन कौन सी मोडालिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। CT कर सकते हैं, MR यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि ये ट्यूमर को। तो इसमें ये होगा कि इंक्रीज कर जाएगी हेपाटिक वेन, गैस्ट्रिक लेवल, और एंडोस्कोपी के जरिए देखें तो क्या नजर आएगा जी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज एंड कैन बी शो अल्सरेशन नजर आएगी उसके अंदर, ड्यूडेनल बल्ब के अंदर। और आल्सो समटाइम्स कुछ बार इसलिए होगा कि साथ साथ ड्यूडेनम या प्रॉक्सिमल जूजिनम की साइड पे भी आपको अल्सरेशन नजर आएगी। तो ट्रीटमेंट में की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होगा कि या थेरापेटिकली पहले हम मेडिसिन के जरिए इसको डील करेंगे, तो H2 ब्लॉकिंग एजेंट देंगे, जो जिसमें एग्जांपल दिया सिमेटाडाइन की,
300 to 600 mg 4 टाइम्स डेली यानी कि देंगे। उसके बाद कुछ और मेडिसिन हैं या कुछ ओमिप्राजोल देंगे एंटी एसिड जो एसिडिटी को कम करता है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये होगा कि मेडिसिन के जरिए पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में फर्दर डायग्नोसिस से कंफर्म करेंगे कि इस पेशेंट को किसी किस्म की सर्जरी की रिक्वायर्ड तो नहीं है। सर्जरी के अंदर चले तो उसमें क्या होगा, सर्जरी में क्योर जो होती है पॉसिबिलिटी होती है 70% पेशेंट्स में इमीडिएटली देखा गया है, लेकिन 30% पेशेंट्स में क्या होगा तो 5 के साल बाद पेशेंट्स में उनमें प्रॉब्लम दोबारा देखी गई है। तो इसमें ये भी होता है कि ट्यूमर अगर किसी किस्म का हमें मिल गया तो ट्यूमर में क्या होगा, डिसेक्शन कर दें, उसको रिमूव कर दें, साथ साथ सीटी और एमआर के जरिए ये भी देखेंगे कि पैंक्रियाज में जो प्रॉब्लम है या ट्यूमर बना हुआ है उसको कैसे हम डील कर सकते हैं। तो उसको लेप्रोस्कोपिकली हम पहले उसको साथ साथ लेप्रोस्कोपिकली भी अगर रिकमेंड करते तो उसको भी देखेंगे लेप्रोस्कोपिकली भी। तो इसके साथ जो अल्ट्रासाउंड मोडालिटी है उसके ऊपर भी हम इसी को देख सकते हैं, इसकी फाइंडिंग ले सकते हैं। तो प्रोग्नोसिस के अंदर जाएं तो H2 ब्लॉकिंग देंगे हम, तो साथ ओमिप्राजोल ये प्रोग्नोसिस के लिए। तो ये जी अभी आपका लेक्चर हो गया खत्म।